डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर। राइट, ब्रेस्ट कैंसर हमारा टॉपिक है। पिछली सारी क्लासेस कैंसर रिलेटेड रही थी रिसेंट, और आज ओबीजी की तरफ हम जाएंगे। राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है। ये टॉपिक सेकेंड ईयर के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत भी इसको हम काउंट कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो थर्ड ईयर के अंदर ऑन्कोलॉजी यूनिट के अंदर भी आता है, और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, राइट, ओबीजी के अंदर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर भी आता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, या हम ऐसी बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर गायनिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, राइट, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो उसके अंदर भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। कहना ये चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है, चाहे वो सेकेंड ईयर का एमएसएन सिलेबस हो, थर्ड ईयर का एमएसएन सिलेबस हो, ओबीजी का सिलेबस हो, और कम्युनिटी के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में ये केसेस बहुत पाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। राइट, तो यहाँ पर इस क्लास को बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट रख के इसे सीखना है, क्या चीज़ें होती हैं, किन किन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर होने वाला कैंसर है। राइट, हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। ओके, क्लास ख़त्म होने के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, तो ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपको पता है, राइट, ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता हैं, उन सारे पॉइंट्स को इंट्रोडक्टरी पोर्शन में लिखना ही क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो इंट्रोडक्शन कोई फिक्स नहीं रहता है, आप कितना डिजीज़ को अच्छे से अच्छा समझ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इंट्रोडक्शन बनता है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ डिजीज़। राइट, फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ डिजीज़ इन विच सेल्स इन द ब्रेस्ट ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रेस्ट की जो सेल्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करती हैं, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ इसमें होती है। अब यहाँ पर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। वो टाइप्स किसके अकॉर्डिंग बनते हैं कि कौन सी सेल के अंदर, किस तरह की सेल के अंदर कैंसर हुआ है, किस टाइप की सेल ने कैंसर डेवलप किया है। क्योंकि यहाँ पर ब्रेस्ट के अंदर सिक्रेटरी सेल्स भी रहती हैं, एपिथेलियल सेल्स रहती हैं, डक्ट की सेल्स रहती हैं, नॉन सिक्रेटरी सेल्स भी रहती हैं, फैटी सेल्स भी रहती हैं। राइट, तो किस टाइप की सेल के अंदर जीन म्यूटेशन हुआ है और किस टाइप की सेल एबनॉर्मल बन गई है डिवीज़न के बाद, उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर है। द काइंड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर डिपेंड्स ऑन विच सेल इज ब्रेस्ट टर्न्स इनटू कैंसर। ब्रेस्ट की कौन सी सेल कैंसर का रूप लेती है, ये डिसाइड करता है कि किस टाइप का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर कैन बिगिन्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट के डिफरेंट पार्ट में बिगिन हो सकता है, स्टार्टिंग हो सकता है। जैसे कि ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट के ऊपर की तरफ, राइट, सुपीरियर टिश्यू जो है, इन्फीरियर टिश्यू है, लेटरल साइड में भी हो सकता है, मीडियल साइड में भी हो सकता है। राइट, ब्रेस्ट कैंसर दैट डेवलप्स इन द ब्रेस्ट सेल्स, ये ब्रेस्ट सेल के अंदर डेवलप होता है। टिपिकली कैंसर फॉर्म्स इन आइदर द लोब्यूल्स और डक्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट के लोब्यूल्स में या जो डक्ट रहती है, जिन डक्ट के थ्रू मिल्क इजेक्ट होता है, राइट, जिन डक्ट के द्वारा मिल्क जो है वो बाहर निपल तक आता है, तो ये लोब्यूल्स के अंदर या डक्ट के अंदर भी कैंसर हो सकता है।
लोब्यूल्स आर द ग्लैंड। लोब्यूल क्या है? एक तरह से ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स क्या बनाती हैं? मिल्क बनाती हैं, प्रोड्यूस मिल्क। एंड डक्ट आर पाथवे दैट ब्रिंग्स द मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स टू द निपल। ग्लैंड से निपल तक मिल्क को लाने के लिए डक्ट काम करती है, राइट। अब लोब्यूल्स के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि मिल्क जब बन जाएगा तो वो डक्ट के थ्रू जब रिलीज़ होगा तो डक्ट के थ्रू जो रिलीज़ होने के लिए जो मिल्क आता है बाहर उसे हम इजेक्शन कहते हैं, राइट। मिल्क का सिक्रीशन होना और मिल्क का इजेक्शन होना दोनों में डिफरेंस है। मिल्क का सिंथेसिस होना और मिल्क का इजेक्शन होना। तो सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं। ब्रेस्ट कैंसर कैन अकर्स इन द वुमन एंड रेयरली इन द मैन। मैन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होते हैं, राइट। अब आप कहेंगे कि सर मैन के अंदर तो ब्रेस्ट होते ही नहीं है तो कैंसर कहाँ से होंगे? लेकिन यहाँ पर मैन के अंदर भी ब्रेस्ट होते हैं। टिश्यू जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं लेकिन वहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू पाए जाते हैं। और यदि ज़्यादा डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन को गायनेकोमस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गायनेकोमस्टिया कहते हैं, राइट। और रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट भी करना पड़ता है तो उसको हम मस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्टेक्टोमी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को रिवाइज करूँगा। ब्रेस्ट कैंसर अकर्स इन वुमन। मैन के अंदर भी ब्रेस्ट होते हैं लेकिन वुमन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और जेनेटिकल चेंजेस भी जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं जिस कारण से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस वुमन के अंदर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड। ब्रेस्ट कैंसर यदि आपके पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपके पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लंप इन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर लंप फीलिंग होगी। ब्रेस्ट के अंदर क्या फील होगा? लंप फील होगा। लंप मीन्स गठान फील होगी, राइट। तो इसीलिए एक टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे बोलना चाहूँगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, राइट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है कि एवरी वुमन को टीन एज के बाद, राइट, जैसे गर्ल है, गर्ल को टीन एज के बाद जैसे वहाँ पर मैं एक एज बता देना चाहूँगा जैसे 12 ईयर, 30 ईयर या 40 ईयर्स। 40 ईयर्स के बाद क्या है उसमें ब्रेस्ट कैंसर को इवेल्युएट करने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में जो पर्सन है खुद को ब्रेस्ट के अंदर या सराउंडिंग टिश्यू के अंदर नोड फॉर्मेशन तो नहीं है, लंप फॉर्मेशन तो नहीं है, ये चीज़ें चेक करनी होती हैं, राइट। यदि है तो कैंसर के डाउट यहाँ पे किया जा सकते हैं, ओके। और उसकी फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होता है और ट्रीटमेंट भी इसका सक्सेसफुली हो सकता है यदि हम अर्ली स्टेज पर इसे आइडेंटिफाई कर लें तो यहाँ पर ब्रेस्ट के अंदर यदि कैंसर है तो वो नोड्यूल के रूप में, गठान के रूप में, लंप के रूप में हमें क्या होगी? फील होगी, ओके। ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है निपल से, राइट। निपल से ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है। निपल से मिल्क सिक्रेशन तो होता है लैक्टेशन के समय, लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है तो हम कैंसर पर डाउट कर सकते हैं। चेंजेस इन शेप एंड टेक्सचर ऑफ द निपल ऑफ और ब्रेस्ट। यहाँ पर ब्रेस्ट की जो शेप है और ब्रेस्ट का जो टेक्सचर है, राइट, वो भी चेंज हो सकता है। ब्रेस्ट टाइटनेस हो सकती है, ब्रेस्ट के अंदर पेन हो सकता है। समटाइम ब्रेस्ट के अंदर जो कैंसर है उसमें पेनलेस ट्यूमर भी होता है। तो यहाँ पर लंप नोड्यूल को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर पेन आए तभी आप उसका असेसमेंट करें, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ब्रेस्ट के टेक्सचर, डिस्चार्ज, हार्डनेस, राइट, टेंडरनेस और निपल के अंदर इस तरह से ये ब्लड डिस्चार्ज आना, ये सब क्या है? कैंसर के साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट, इट्स ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द स्टेजेस ऑफ द कैंसर। अब आप पूछेंगे कि सर ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट क्या है?
तो मैं आपसे ये कहूँगा कि स्टेज कौन सी है, पहले ये बताओ। कहने का मतलब ये कि ब्रेस्ट का जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो उसके स्टेजेस पर डिपेंड करता है। एक्चुअल में जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, चाहे कोई भी कैंसर हो, लेकिन कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो उसके स्टेजेस पर डिपेंड करता है। कैंसर का ट्रीटमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें से एक स्टेज पे डिपेंड करता है, सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, साइट पर डिपेंड करता है, राइट। बॉडी का जो रेस्पॉन्स है, पेशेंट की बॉडी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स दे रही है उस पर भी डिपेंड करता है, पेशेंट की एज पर डिपेंड करता है, पेशेंट के जेंडर पर डिपेंड करता है, राइट। आगे बढ़ेंगे। इट में कंसिस्ट ऑफ कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी एंड सर्जरी। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो इन चारों और इसके अलावा भी बहुत सारे और ट्रीटमेंट हैं जो अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में देखेंगे, आने वाली स्लाइड्स में, नेक्स्ट में। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर बनाते हैं। तो यहाँ पर बीइंग फीमेल, एक तो फीमेल का होना अपने आप में क्या है, रिस्क फैक्टर है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा है इंक्रीजिंग द एज, जो फीमेल मेनोपॉज की एज में रहती है, जैसे कि 40 प्लस या 45 प्लस, राइट, 45 से अबव जो फीमेल्स रहती है उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है तो कॉन्ट्रासेप्टिव एक तरह से ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने का काम करती है। कॉन्ट्रासेप्शन जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम तो करती है, साथ में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन कैंसर्स को भी कुछ हद तक प्रिवेंट करने का काम करती है। लैक्टेशन होना, प्रेगनेंसी होना, लैक्टेशन होना, राइट, बेबी को जन्म देना, ये सब फैक्टर क्या है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने का काम करती है। जो फीमेल्स की प्रेगनेंसी नहीं होती है, फ्यूचर में कभी प्रेगनेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं तुलनात्मक यदि हम देखें तो उनके अंदर संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो प्रेगनेंसी होना, डिलीवरी होना, राइट, लैक्टेशन आना, प्यूपेरियम से वापस वो मेनोपॉज तक आ जाना, वो सारा एक जो नेचुरल सीरीज ऑफ इवेंट जो है वो बहुत ही कंपलसरी है, राइट। यदि इसके अंदर हमने स्किप कर दिया, इन सारे इवेंट्स को स्किप कर दिया, तो यहाँ पर भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस, कुछ संभावना इसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट रहता है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कंडीशंस। ब्रेस्ट कंडीशन की जो पर्सनल हिस्ट्री है वो फीमेल पेशेंट जो है उनसे पूछना है कि पर्सनली जब आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के समय कोई लंप वगैरह, नोड्यूल, वो सारी जो भी कंप्लेन है पेशेंट्स अपने को एडवाइज मीन्स पहले ऐसा कोई लंप वगैरह है तो वो ट्यूमर बन सकता है यहाँ पे। दूसरा है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट, ये एक ही चीज़ कॉपी हो गई है, राइट। आगे बढ़ेंगे। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिकल फैक्टर्स भी अफेक्टेड होते हैं कैंसर के लिए, तो कोई भी तरह का कैंसर हो जेनेटिक फैक्टर रहते हैं। इनहेरिडिटी, राइट, जीन्स एबनॉर्मल हैं। रेडिएशन एक्सपोजर, कभी चेस्ट ट्यूमर हुआ होगा या स्टमक ट्यूमर हुआ होगा और उसमें यदि रेडिएशन दिए गए हैं, राइट, तो रेडिएशन के साइड इफेक्ट से भी यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे लोग जो रेडिएशनल एनवायरनमेंट में ही कंटिन्यूसली काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन ही वहाँ पर है, तो उन लोगों में भी ब्रेस्ट कैंसर के और कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पर सिम्टम क्या है, न्यू लंप, एक लंप महसूस हो सकता है जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें तब। तो ये अंडर द आर्म के नीचे या आर्मपिट, एक्जिला जिसको अपन कहते हैं, राइट। थिकनिंग और स्वेलिंग, ब्रेस्ट के अंदर थिकनिंग या स्वेलिंग पार्ट हमको फील हो सकता है। इरिटेशन और डिम्पलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर इरिटेशन या डिम्पल फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है रेडनेस और फ्लैकी स्किन, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, कहाँ का, निपल का, निपल जो है उनका कलर डिस्कलर्ड हो सकता है या फ्लैकी कलर यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है पुलिंग ऑफ द निपल और पेन, राइट, पुलिंग ऑफ द निपल और पेन एरिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी क्या है, पुलिंग इन निपल,
पेन इन द निपल एरिया, जब निपल को पुल करते हैं तो निपल एरिया में पेन होना, ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का साइन हो सकता है। और निपल डिस्चार्ज, निपल में से रेड जो ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है, राइट। ब्रेस्ट मिल्क को छोड़ के ब्लड भी वहाँ पे आ सकता है कैंसर वाली कंडीशन में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के कितने टाइप होते हैं? तो सर मैं कहना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इस तरह से टाइप अपन देखेंगे। पहला रहता है, ये इंट्रोडक्शन तो वही चीज़ बता रहा है जो कि मैंने आपको पहले कह चुका हूँ कि कौन सी सेल के अंदर, राइट। एक बार मैं रीड आउट करके बता दे रहा हूँ कि देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, दे आर ब्रोकन इनटू द मेन कैटेगरी इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव उस तरह के कैंसर होते हैं जो कि किसी अदर टिश्यू के अंदर इन्वेड नहीं होते हैं, और इन्वेजिव उस तरह के कैंसर्स होते हैं जो किसी सराउंडिंग टिश्यू के अंदर भी इन्वेड हो जाते हैं, उसके अंदर भी वो स्प्रेड हो सकते हैं। नॉन इन्वेजिव मीन्स एक तरह की गठान है जो अपने एरिया में ही बढ़ती रहती है लेकिन किसी टिश्यू के अंदर वो इन्वेड नहीं हो सकती है। तो ये इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव के नाम से दो कैटेगरीज की मेन होती है ब्रेस्ट कैंसर में। वाइल इन्वेजिव कैंसर स्प्रेड फ्रॉम ब्रेस्ट डक्ट और ग्लैंड टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, यदि ब्रेस्ट के ग्लैंड से वो डक्ट की और डक्ट से अदर पार्ट इस तरह से स्प्रेड हो रही है तो इन्वेजिव, और यदि स्प्रेड नहीं हो सकती है तो नॉन इन्वेजिव। The two category used to describe the most common type of the breast cancer include, right। इसमें फर्स्ट कैटेगरी बताना चाहूँगा डक्टल कार्सिनोमा। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? डक्टल कार्सिनोमा। डक्टल कार्सिनोमा इज इन सिटू इज अ नॉन इन्वेसिव कंडीशन इन विच डक्टल इन सिटू द कैंसर सेल्स कन्फाइंड टू द डक्ट इन योर ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर ये जो योर है, योर की जगह आप पेशेंट समझिए, ठीक है, क्योंकि ये नेट की लैंग्वेज है तो योर की जगह आपको क्या समझना है? पेशेंट समझना है, पेशेंट्स ब्रेस्ट। तो यहाँ पर डक्टल कार्सिनोमा इस तरह से अपन कहते हैं कि डक्टल कार्सिनोमा क्या एक तरह से नॉन इन्वेजिव है जो कि डक्ट के अंदर पाए जाने वाला, सपोज मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ये ब्रेस्ट की सेल्स हैं, राइट। ब्रेस्ट की ये सिक्रेटरी सेल्स हैं, ये क्या सिक्रेट करेंगी? मिल्क सिक्रेट करेंगी। तो सर इन्होंने क्या सिक्रेट कर दिया? ये मिल्क सिक्रेट कर दिया। अब ये जो मिल्क है, ये मिल्क है, मिल्क डक्ट के थ्रू आगे जाएगा, राइट। मिल्क कहाँ जाएगा? डक्ट के थ्रू आगे जाएगा। तो ये तो ग्लैंडुलर सेल्स हो गई, और ये क्या हो गई? ये डक्ट हो गई। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया? डक्ट हो गया। तो जो डक्टल के अंदर बनने वाले कैंसर सेल है वो डक्ट की दीवारों में ही रहते हैं, वो स्प्रेड नहीं होते, तो उनको हम इन सिटू या नॉन इन्वेजिव कहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये था, यस। और सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टाइप है वो है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू। लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू is a cancer that grow in the milk producing gland of your breast। ये ब्रेस्ट के मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड के अंदर डेवलप होते हैं, राइट। और लाइक डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू कैंसर सेल हैव नॉट इन्वेडेड द सराउंडिंग टिश्यू। तो इस तरह से ये भी क्या होते हैं? इन सिटू ही हैं जो कि नॉन इन्वेजिव हैं। जो डक्टल कार्सिनोमा जिस तरह से नहीं फैलते वैसे ग्लैंडुलर लोब्यूलर के भी कैंसर्स जो है वो नहीं फैलते हैं। नेक्स्ट है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा ये कैंसर्स जो हैं वो डक्ट के अंदर तो बनते हैं लेकिन ये किसी और टिश्यू में फैल सकते हैं, राइट। इस तरह से इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा ये लोब्यूल्स में बनते हैं और किसी और टिश्यू में फैल सकते हैं। तो इन्वेजिव फैलने वाले, स्प्रेड होने वाले, सराउंडिंग टिश्यू में जाने वाले, और नॉन इन्वेजिव नहीं फैलने वाले, नहीं स्प्रेड होने वाले और सराउंडिंग टिश्यू में नहीं जा पाने वाले। नेक्स्ट है पेगेट्स डिजीज ऑफ द निपल। एक पेगेट्स डिजीज आती है बोन की, राइट, उसमें बोन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, लेकिन यहाँ पे पेगेट डिजीज ऑफ निपल, इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर बिगिंस in the duct of the nipple but it begins to affect the skin areola of the nipple। ये निपल के डक्ट में स्टार्ट होते हैं और निपल के एरियोला तक ये आती है, जिसको अपन पेगेट डिजीज ऑफ द निपल कहते हैं, जो एक तरह से कैंसर का टाइप है। नेक्स्ट है फाइलोइड्स, राइट, फाइलोइड्स ट्यूमर। इसके अंदर क्या होता है? वेरी
रेयर टाइप, ये रेयर टाइप के कैंसर है, बहुत कम टाइप के होते हैं इस टाइप के। इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो क्या होता है, ग्रो होता है इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की जो सिक्रेटरी सेल्स हैं, सिक्रेटरी सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू, सिक्रेटरी सेल्स का जो गुच्छे रहते हैं छोटे छोटे, जो डक्ट से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन इन सब गुच्छों को आपस में कनेक्ट करने वाले जो बीच में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, राइट, आपको एनाटॉमी खोलनी पड़ेगी। कनेक्टिव टिश्यू हर जगह होते हैं। ब्रेस्ट जो स्ट्रक्चर होते हैं, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर को बीच में जोड़े रखना, उसके लिए फेसिया, लिगामेंट्स या इस तरह से जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, तो उन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होने वाला ट्यूमर है जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। एंजियोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा इज अ कैंसर दैट ग्रो इन द ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल ऑफ द ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट की ब्लड वेसल्स में या लिम्फ वेसल्स में होने वाले ट्यूमर्स हैं। एंजियो वर्ड जहाँ पर भी आ गया, एंजियो का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स जो पाई जाती हैं किसके अंदर, ब्रेस्ट के अंदर, उसमें यदि ट्यूमर हो जाए, डक्टस में नहीं, डक्टल में हो जाए तो वो डक्टल कार्सिनोमा होगा। ब्लड वेसल या लिम्फ ब्रेन के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर सब चीज़ें होती हैं। ब्रेस्ट के अंदर सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, राइट, और डक्ट भी होती है, ब्लड सप्लाई होती है, कैपिलरीज होती है, वेनस सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, राइट। तो ये सारी सप्लाई उसमें होती है। तो जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, चाहे वो ब्लड वेसल हो, कहाँ की, ब्रेस्ट की ब्लड वेसल हो या ब्रेस्ट की लिम्फ वेसल हो, उसके अंदर यदि ट्यूमर बन जाता है तो उस तरह के ट्यूमर को वेसल में बनने वाले ट्यूमर को हम एंजियोसार्कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोसार्कोमा कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गए, आपके टाइप्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, स्टेजेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेजेस। तो यहाँ पर यदि ब्रेस्ट के अंदर डक्ट में ही ट्यूमर रहता है एंड नॉट स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यू, डक्ट के अंदर ही रहता है और नियर टिश्यू में स्प्रेड नहीं हुआ है, तो वो स्टेज 0 कहलाती है, राइट। स्टेज 1 के अंदर दो पार्ट रहते हैं, स्टेज 1A और स्टेज 1-2, जिसमें स्टेज 1A को हम प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। प्राइमरी ट्यूमर इज 2 सेंटीमीटर वाइड और लेस एंड लिम्फ नोड्स आर नॉट अफेक्टेड। ऐसा ट्यूमर जो 2 सेंटीमीटर का हो, राइट, थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा कम हो सकता है, लिम्फ नोड आर नॉट अफेक्टेड, ट्यूमर है लेकिन उसके सराउंडिंग जो लिम्फ नोड है वो अफेक्टेड अभी नहीं है, तो वो स्टेज 1A के अंदर आता है। सेकंड है स्टेज 1B, ये थोड़ा सा सीरियस होगा। इसमें क्या होता है, कैंसर फाउंड नियर बाय द लिम्फ नोड्स, आइदर देयर इज नो ट्यूमर इन द ब्रेस्ट एंड और ट्यूमर स्मॉलर देन 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर से स्मॉल भले हो, लेकिन ये लिम्फ नोड को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, लिम्फ नोड के सराउंडिंग में के आसपास में ही है, इसलिए यहाँ पर लिम्फ नोड अफेक्टेड हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टेज 1B, राइट। तो स्टेज 1A के लिए क्या सेंटेंस याद रखना है, 2 सेंटीमीटर और नॉट अफेक्ट द लिम्फ नोड, जबकि B के लिए क्या याद रखना है, लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है और लेस देन 2 सेंटीमीटर भी यह हो सकता है। स्टेज 2 के अंदर स्मॉलर देन 2 सेंटीमीटर, लेकिन स्प्रेड टू 1 to 3 नियर बाय लिम्फ नोड, 1 से 3 लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, राइट। ये 2 सेंटीमीटर से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से 3 लिम्फ नोड को, एक लिम्फ नोड को अफेक्ट करे, 2 लिम्फ नोड को अफेक्ट करे, 3 लिम्फ नोड को अफेक्ट करे, राइट, या फिर 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में हो लेकिन लिम्फ नोड को अफेक्ट ना करे, राइट। यदि 2 सेंटीमीटर से कम का हो तो ये क्राइटेरिया रहेगा, 2 से 5 सेंटीमीटर का हो तो ये क्राइटेरिया रहेगा, राइट। इसको 1-2 बार आप समझना, समझ में आएगा, नहीं आए तो कांटेक्ट कर लेना। तो इसे हम स्टेज 1 के अंदर रखेंगे। स्टेज B के अंदर क्या रहता है, ट्यूमर इज बिटवीन 2 से 5 एंड हैज़ स्प्रेड टू 1 to 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड, साइज इसकी 2 से 5 के बीच में सेंटीमीटर में हो, 1 से 3 लिम्फ नोड को अफेक्ट करे तो वो स्टेज B के अंदर काउंट होगा, या फिर वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो और किसी लिम्फ नोड को अफेक्ट ना करे तो उसको भी हम
स्टेज बी के अंदर रखेंगे, स्टेज 2 की बी के अंदर रखेंगे, राइट। तो ये स्टेज 1 और 2 हो गया। नेक्स्ट है स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर यदि वो लिम्फ नोड 4 से 9 एक्सिलरी लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करे, राइट, तो वो स्टेज 3A के अंदर काउंट होगा, राइट। या फिर वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो तब भी वो स्टेज 3 के अंदर काउंट होगा, चाहे वो है ना वो 1 to 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड को अफेक्ट कर सकता है, या ब्रेस्ट बोन को भी अफेक्ट कर सकता है। ब्रेस्ट बोन मतलब स्टर्नम को भी अफेक्ट कर सकता है, स्टेज 3A वाला। स्टेज 3B वाला क्या कर सकता है, ये चेस्ट वॉल को, स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लिम्फ नोड को मे नॉट हैव इन्वेड अप टू 9 लिम्फ नोड, ये 9 लिम्फ नोड को अफेक्ट ना कर पाए। 9 लिम्फ नोड को अफेक्ट यदि कर पाए तो A के अंदर आएगा, ना कर पाए लेकिन वो स्किन को और चेस्ट वॉल को अफेक्ट कर रहा है तो वो B के अंदर आएगा। ओके, रीड आउट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे है, इसको एक बार प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आता जाएगा। ये सब कैंसर में काम आएगा, हर तरह के कैंसर में स्टेजेस इसी तरह से डिवाइड रहती है। स्टेज 3C के अंदर कैंसर फाउंड मोर, या तो वो 10 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो स्टेज 3 के अंदर काउंट होगा, या ऐसा कैंसर जो कि कॉलर बोन को अफेक्ट करे या इंटरनल मेमोरी नोड बनाए, इंटरनल मेमोरी ग्लैंड का नोड बनाए, तो वो क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। 4 के अंदर क्या होता है, किसी भी साइज का ट्यूमर हो, राइट, नियर बाय एंड डिस्टेंट, दूर वाले लिम्फ नोड को भी यदि वो अफेक्ट करे, जैसे कि डायफ्राम के लिम्फ नोड को अफेक्ट करे, राइट, नेक के लिम्फ नोड को अफेक्ट करे, तो वो 4th के अंदर, या दूर के ऑर्गन को भी, जैसे कि वो ब्रेस्ट ट्यूमर जो है वो हार्ट में पहुंच जाए या इसोफेगस में पहुंच जाए या नीचे डायफ्राम में या स्टमक में पहुंच जाए, राइट, तो उसे हम कहेंगे 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट हेडिंग है डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक कंडीशन के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। ओके, और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यहाँ पर जो है ये है मेमोग्राम, ब्रेस्ट टेस्टिंग फॉर द कैंसर, स्पेशली कैंसर को देखने के लिए मेमोग्राफी की जाती है। मेमोग्राफी का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट में ब्रेस्ट को फिट किया जाता है और स्कैनिंग की जाती है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड, यूएसजी की जाती है ब्रेस्ट की। ओके, रीडिंग करना है आपको। ब्रेस्ट बायोप्सी, ब्रेस्ट के अंदर से टिश्यू को रिमूव किया जाता है बायोप्सी के लिए, राइट, ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में ब्रेस्ट के अंदर कौन कौन सी सर्जरी की जाती है, तो यहाँ पर लंपेक्टोमी, मस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द लंप, रिमूवल ऑफ द ट्यूमर दैट इज कॉल्ड लंपेक्टोमी, रिमूवल ऑफ कंप्लीट ब्रेस्ट दैट इज कॉल्ड मस्टेक्टोमी, और सेंटिनल नोड बायोप्सी का मतलब ये है कि यहाँ पर दिस सर्जरी रिमूव्स a few of a lymph node that receive drain from the tumor, ट्यूमर से ड्रेन का रिसीव कर, जो लिम्फ नोड ट्यूमर से ड्रेन को रिसीव करते हैं उन लिम्फ नोड को क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जितना भी ड्रेन है उसके अंदर कैंसर सेल हो सकती है, तो उन लिम्फ नोड्स को यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो उसे इसीलिए सेंटिनल नोड बायोप्सी इसको कहते हैं। दिस बायोप्सी इन्वॉल्व द, मैं एक डायग्राम ही बना दे रहा हूँ आपको। सपोज ये है सेल है, राइट, ये क्या है, सेल्स हैं, और सेल के अंदर यूँ समझो कि एक लिम्फ नोड पाया गया है। सेल्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड है, कैंसर नहीं है, लिम्फ नोड है, राइट। अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ट्यूमर बना है। ओके, ट्यूमर बना है। अब लिम्फ नोड की जो लिम्फ वेसल्स रहती हैं वो तो इस तरह से नेटवर्क बनाती है। ओके, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ये रेड कलर का आपका, राइट, ये जो रेड कलर का कैंसर है उससे लिम्फ
कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लिम्फ नोड में आएगा। तो लिम्फ नोड के अंदर क्या किया जाता है, लिम्फ नोड को रिमूव किया जाता है। और उसको क्यों रिमूव किया जाता है, टेस्टिंग के लिए, बायोप्सी के लिए। लिम्फ नोड को क्यों रिमूव किया जाता है, बायोप्सी के लिए, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है, इसके लिम्फ नोड के अंदर आ रहा है। तो लिम्फ नोड की यदि हम बायोप्सी करेंगे तो उसमें कैंसर सेल का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ट्यूमर टिश्यू का बायोप्सी नहीं लिया जाता है, लिम्फ नोड का बायोप्सी लिया जाता है, क्योंकि ट्यूमर का बायोप्सी लेने से ट्यूमर सेल्स वो डैमेज हो सकती है। डैमेज होने से वो सेल फैल सकती है टिश्यू में, तो दूसरी जगह भी कैंसर बन सकता है। तो उस तरह के नोड को हम सेंटिनल नोड बायोप्सी कहते हैं। सेंटिनल नोड को निकाला जाता है, ट्रीटमेंट नहीं है, जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। एक्सिला में से लिम्फ नोड को कट करके निकालना, ताकि वहाँ के लिम्फ नोड ने यदि कहीं आसपास के कैंसर के फ्लूइड को स्टोर करके रखा है, ड्रेन किया है, तो उसका भी हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कैंसर सेल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रालेटरल प्रोफाइलेक्टिक मस्टेक्टोमी। कॉन्ट्रालेटरल प्रोफाइलेक्टिक का मतलब ये है कि women selected to have a contralateral prophylactic mastectomy. This surgery removes healthy breast to reduce the risk of developing breast cancer. इसमें यह रहता है कि यदि वुमन के किसी एक ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर है तो दोनों ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, ताकि ट्यूमर ना बने। क्योंकि एक के अंदर ट्यूमर बना है तो हो सकता है किसी फैक्टर से उसके दूसरे ब्रेस्ट में भी ट्यूमर की संभावना हो सकती है, तो इसलिए दोनों ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। तो इस तरह के प्रोसीजर को कॉन्ट्रालेटरल प्रोफाइलेक्टिक मीन्स कोई डैमेज, कोई नुकसान होने से पहले हम उसका समाधान यदि कर लेते हैं तो वो प्रोफाइलेक्टिक कहलाता है। एनीमिया होने से पहले हम उसके लिए आयरन सप्लीमेंट देते हैं तो वो प्रोफाइलेक्टिक सप्लीमेंट कहलाता है, राइट। ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप कि आपको क्या अच्छे से समझ में आया होगा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। ओके, ऑल द बेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर्स, इटियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, एनसीपी बनाना है, एनसीपी ऑफ द पेशेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित पर्सन के लिए एनसीपी बनाना है। ओके, ऑल द बेस्ट।